मुझे यकीन था कि हकीकत खुद ही उसके सामने खुल जाएगी। मैंने सिर्फ इतना कहा, सरवत, तवहमात से निकलकर हकीकत की दुनिया में जिंदा रहना सीखो, और अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं बहुत जल्द तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा। उसकी आंखों में नमी आ गई, नाक सुर्ख हो गई। वह गंभीर आवाज में बोली, ताबिश, मुझे एतराफ़ है कि मैं माजी को अपने दिलो दिमाग से खुरच नहीं सकी, लेकिन वो जो कुछ भी है मेरे दिल में है और शायद हमेशा रहेगा। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि हमारे रास्ते बदल चुके। मैं यूसुफ से जुदा होने का सोच भी नहीं सकती। मेरा और उनका रिश्ता जैसे भी बना, जो भी था, मगर अब वो मेरे अंदर रच बस चुका है। मुझे हर सूरत उसे निभाना है। मेरे सीने पर जैसे कोहे हिमालय आन का ठहर गया। मैंने बेहद बोझल दिल के साथ कहा, सरवत, मेरा वादा है, ये यूसुफ वाला मसला हल हो जाता है और हम पाकिस्तानी इलाके में वापस चले जाते हैं तो मैं चला जाऊंगा, और ये भी वादा है कि आइंदा कभी तुम मुझे अपने आस पास नहीं देखोगी। वो चुप रही। उसके जिस्म में बस उसके आंसू ही मुतहर्रिक थे जो रुखसारों पर सिरक रहे थे। गोविंदर एक दिन के लिए वापस बीकानेर जा चुका था। जगत का भी पिछले 24 घंटों से कुछ पता नहीं था। उसने बताया तो नहीं था, लेकिन मेरा अंदाज़ा यही था कि वो कहीं यूसुफ की टोल लगाने ही गया है। उसकी गैर मौजूदगी में आशा न सिर्फ 4 भैंसों का दूध दोती थी, बल्कि दीगर अमूर भी सरंजाम देती थी। उसके दूध मक्खन से पले जिस्म में खासी तवानाई मौजूद थी। जगत की हदायत के मुताबिक मैं और सरवत अपना ज्यादा वक्त पिछवाड़े वाले कमरे ही में गुजार रहे थे। अगर घर में कोई मुलाकाती आता था तो आशा वो दरमियानी दरवाज़ा बंद कर देती थी जो घर के सामने वाले हिस्से को पिछवाड़े से मिलाता था। आशा हमारे खाने का भी खूब ख्याल रख देती थी। उसके अलावा वो बड़ी हमदर्दी से सरवत के पाँव की मरहम पट्टी भी कर रही थी। इसी की कोशिश का नतीजा था कि सरवत अब बगैर सहारे के चलना शुरू हो गई थी। देखा जाता तो अपने अज़दवाजी मामले को छोड़कर आशा एक भली औरत ही थी। बहुत इंतजार के बाद जगत की वापसी अगले रोज शाम से कुछ पहले हुई। वो आते साथ ही मुझे एक अलहदा कमरे में ले गया और बोला, बादशाहज़ादे, तेरे बंदे का खोज तो तकरीबन लग ही गया है। कहाँ है? मैंने पूछा। फाजिलका से 15-20 मील फरीदकोट की तरफ है। तरशोला नाम का एक पिंड है, बल्कि समझो कि 3-4 पिंडों की एक छोटी सी जागीर ही है। यूसुफ को वहां पहुंचाया गया है। सरदार उतार सिंह वहां का करता धरता है। जहां तक मुझे पता चला है, यूसुफ इस वक्त उतार सिंह के घर पर है। वहां किस लिए, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। और क्या पता चला है, सरदार उतार इलाके में अपनी कचहरी लगाता है और लोगों के फैसले भी करता है। लोग उसके फैसले मानते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। पिछली 3-4 पीढ़ियों से इलाके के लोगों के झगड़े सरदारों की हवेली में निपटाए जाते हैं। अवतार सिंह को तो खास तौर से बड़ा इंसाफ वाला समझा जाता है, पर अवतार सिंह का अपना पुत्र कोई चंगे कैरेक्टर का मालिक नहीं है। 4-5 कत्ल और 2-3 अगवा भी उसके खाते में है। 4-5 साल पहले उसने एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को गोलियों से छाननी कर दिया था। तब से वो मफरूर है, पर सरदार का छोटा पुत्र कुछ चंगा है। लोग उसकी तारीफें करते हैं। सरदार के बापू की उम्र 90 साल के करीब है। इसकी माता भी अभी जिंदा है। पिछले महीने उसकी माता को सख्ता हो गया था। लोगों ने समझा वो सवर के बाशी होगी है। उसका स्यापा हो रहा था जब वो उठ कर बैठ गई। इलाके में ये बात काफी मशहूर है। मैंने कहा, जगत, तुम्हें कितने फीसद यकीन है कि यूसुफ सरदार की हवेली ही में? 101% जी। मैंने तुम्हें बताया है ना कि मुझे जानकारियां देने वाले मेरे ही तरह असील हैं। मैं तुम्हें जो कुछ बताऊंगा एकदम ठीक होगा। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, जगत, सरदार उतार के मसरूफियात के बारे में कुछ पता चला है? जगत ने कहा, मसरूफियात का क्या मतलब है भाई? यही काम काज। सरदारों का क्या काम काज होना है जी? बस वही जमीनों की देखभाल और तारीखें, पेशियां वगैरह भुगतना। पिंड से 6-7 मील दूर पक्की सड़क पर सरदार का फार्म है। उसको बैठक भी कहते हैं। सरदार दिन में एक चक्कर वहां का जरूर लगाता है। वहां को काम शाम बिकरार है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं खामोश रहा। मेरे अंदर अजीब सी हलचल थी। सरहद से जो बातचीत हुई थी वो मेरे अंदर गहराई में उतरी हुई थी। वो कहती थी कि मैं चला जाऊं तो मुझे चले जाना चाहिए था, लेकिन इस वक्त हम मंजदहार में थे। मैं चाहता था कि जब मैं जाऊं तो वो किनारे पर हो। मैं इस इत्मीनान के साथ उसे अलविदा कहूं कि वो महफूज है और अपने मामलात ठीक कर सकती है। अगले रोज मैं और जगत सुबह सवेरे ही उठ गए थे। मैंने गोविंदर की एक पतलून शर्ट पहन रखी थी। हमने पहले देहाती तांगे पर 4-5 किलोमीटर सफर किया, फिर पक्की सड़क पर पहुंचे। वहां से बस पकड़ी और फाजिलिका की तरफ रवाना हो गए। दोपहर 12 बजे से पहले हम फाजिलिका के नेवा में पहुंच चुके थे। एक बार फिर तांगे का तवील सफर हुआ। सड़क तंग लेकिन पुख्ता थी।
दोनों तरफ हद्दे निगाह तक चावल और गन्ने के खेत थे। चमकीली धूप में जोहड़ों का पानी चमक रहा था और इनमें मवेशियों के गौल गोते लगाते नजर आते थे। पगडंडियां, ट्यूबवेल, कुएं, खेत, मजदूरों की टोलियां, सारे मनाजर वही थे जो पाकिस्तानी पंजाब के देहात में नजर आते हैं। फर्क सिर्फ ये था कि कहीं कहीं सिख हजरात की पगड़ियां दिखाई देती थीं या गुरुद्वारों और मंदिरों पर निगाह पड़ती थी। फार्म से तकरीबन 2 फरलांग पहले ही तांगों का अड्डा था। पीपल के 3-4 घने दरख्तों के नीचे कीचड़ में लथड़े देहाती तांगे और रेड़े वगैरह खड़े थे। एक तरफ जानवरों को पानी पिलाने के लिए ईंटों की हौजी बनी हुई थी। 2 खोखानुमा दुकानें भी यहाँ थीं। एक धारे के पास कीकर के दरख्त के साथ हजाम ने अपना चकोर आईना लटका रखा था। हम यहाँ उतर गए। जगत सिंह ने जिद होते हुए कहा, यार आखिर तुम बताते क्यों नहीं? तुम करना क्या चाहते हो? अगर मुझे कोई अता पता होगा तो चंगी तरह तुम्हारा साथ दे सकूंगा ना। मैं तुम्हें अपना साथ देने के लिए यहाँ नहीं लाया जगत है। यहाँ जो कुछ करना है मुझे अकेले ही को करना है। कि मतलब है तुम्हारा? वही जो तुमने सुना है। मेरा मसला है और इसे हल भी मैं खुद ही करूँगा। तुम जितना साथ दे रहे हो ये भी बहुत ज़्यादा है। मैं तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में डालना नहीं चाहता। जगत सिंह ने अपने पेट पर हाथ फेरा। उसके बसंती रंग के कुर्ते के नीचे भरा हुआ पिस्तौल मौजूद था। वो गर्दन अखड़ा कर बोला, आपा यारों के यार हैं बादशाहजादे। जिसके मुंडे के साथ मुंडा मिलाते हैं ना, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। बादशाहजादे तू हमारा मेहमान भी है। तूने ये कैसे सोच लिया? पीपल के उस दरख्त के नीचे मेरे और जगत के दरमियान तवील बहस हुई। उसने बहुत दलीलें दी लेकिन मैंने किसी भी सूरत उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। जब जगत ने देखा कि मैं वाकई नाराज हो जाऊंगा तो वो ढीला पड़ गया। मैंने बस इतना किया कि उससे उसका पिस्तौल लेकर अपनी कमीज के नीचे लगा लिया। मैंने उसे हदायत की कि अगर मैं शाम तक वापस ना आऊं तो वापस अपने गांव जूपुर चला जाए। उसने नुक्ता उठाया कि शाम 5 बजे के बाद तो कोई बस नहीं मिलेगी। मैंने कहा कि ठीक है, फिर सुबह चले जाना। मैंने उसे ये भी कहा कि अगर वो मेरे साथ कोई ऐसा वैसा मामला हो जाए तो सरवत उसकी जिम्मेदारी पर है। वो उसे किसी भी तरह पाकिस्तान पहुंचाएगा। जगत की आंखों में नमी चमक गई। बहरहाल उसने वादा किया कि गुरु ना करे, अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई ना तो वो अपनी छोटी बहन की पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। हमने कुछ दीगर तफसीलात भी तय की। मैंने एहतियातन जगत से मोबाइल फ़ोन नंबर भी ले लिया था। यह नंबर उसके छोटे भाई गोविंदर का था। बहरतौर मैंने यह नंबर कहीं लिखा नहीं बल्कि हाफजे में महफूज कर लिया। जगत सिंह समझ चुका था कि मेरे इरादे कुछ अच्छे नहीं हैं और मैं अपने गुमशुदा बंदे की बाजियाबी के लिए हर हद तक जाने को तैयार हूँ। दोपहर 1 बजे के लगभग मैं पैदल ही सरदार अवतार सिंह के जरीफ फार्म की तरफ रवाना हुआ। मेरे जहन में कोई वाज़ेह नक्शा तो नहीं था कि मुझे क्या करना है। बहरहाल मैं हर तरह की सूरत हाल के लिए कतई तैयार था। अगर मैं अपने दिल की बात बताऊं तो वो ये है कि कुछ अरसे से इस बात ने मेरे बहुत ढारस बंधाई हुई थी कि मैंने भांडियल एस्टेट में जार्ज गोरा जैसे शख्स को जेर किया हुआ है। जार्ज की मौत एक ऐसा तमगा था जो मेरे जिस्म पर नहीं मेरी रूह पर सजा हुआ था और जिसने मेरे अंदर के एतमाद में बेपनाह इजाफा कर दिया था। अब यही एतमाद मुझे कुशां कुशां उस सिख जागीरदार के ठिकाने की तरफ भी ले जा रहा था। इस फार्म को रुफ़े आम में बैठक भी कहा जाता था। बैठक के आसार मुझे दूर ही से नजर आ गए। खेतों के दरमियान दूर तक खारदार बाढ़ चली गई थी। बाईं तरफ 7-8 फुट ऊंची कच्ची चारदीवारी थी। सामने की तरफ कुछ कमरे थे जिनके सामने धूल में अटी हुई 4 गाड़ियां खड़ी थीं। इनमें से 2 जीपें थीं, एक ट्रैक्टर ट्राली और एक कोई लोडर किस्म की शय। लाचे कुर्ते वाला एक मुसल्ला सिख यहाँ चौकीदारी के फराइज अंजाम दे रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सीधा सरदार अवतार के पास पहुंचूं और हर अंदेशे को एक तरफ रखकर उससे 2 टोक बात करूं। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, यूसुफ की बाजियाबी। मैं सीधा चौकीदार के पास गया। किससे मिलना है? चौकीदार ने मुझे सरतापा घूर कर पूछा। उसका सर उसके बाकी जिस्म के मुकाबले में छोटा लगता था। सरदार जी से। मैंने तुरंत जवाब दिया। कहाँ से आए हो? फरीदकोट से। अच्छा, अकबर अली हो तुम? पर तुम्हें तो कल आना था। मैं एक लम्हे के लिए ठिठका फिर संभल कर बोला, सरदार जी कहाँ हैं? वो तो अभी 10 मिनट पहले निकल गए किसी काम से। पर तुम बड़े टाइम पर आए हो। तुम्हारी बड़ी लोड है वेली में। बापू जी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब है। उससे पहले कि मैं कुछ कहता या वजाहत करता, फरबा अंदाम चौकीदार अपनी पाटदार आवाज में पुकारने का, ओए केदारनाथ, ओए केदारिया, आ भाई बंदा आ गया है, जल्दी आ, इसे ले जा अपने साथ, आजा भाई। मैंने देखा कच्ची चारदीवारी के करीब से एक नौजवान तेज से कदम उठाता हमारी तरफ आ रहा था। उसने मैला सा पजामा कुर्ता पहन रखा था, माथे पर तिलक था। वह हाथ में चाबी घुमाता हुआ आ रहा था। अंदाजा हुआ कि वो करीब खड़ी गाड़ियों में से किसी एक का ड्राइवर है। वो गालिबन मुझे हवेली ले जाने आ रहा था और मैं खुद भी हवेली जाना चाहता था। चौकीदार ने मेरी तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे साथ तो तुम्हारी पत्नी ने भी आना था। अब मैं अपना लाहे अमल बना चुका था। मैंने इत्मीनान से कहा, मैं आज आ गया हूँ। वो अभी तैयार नहीं थी, थोड़ा सा काम भी था उसे, कल या परसों आ जाएगी।
चौकीदार बोला, तुम्हें हरी जी ने बताया ही होगा, जब बापू की तबीयत खराब होती है ना तो साथ ही माता जी की भी हो जाती है, ठीक होते हैं तो दोनों हो जाते हैं। इनका हंसना, रोना, सोना, जागना, खाना पीना सब एक साथ है। वक्र टाइप की तबीयतें हैं इन दोनों की। मैंने इस बात में सर हिलाया। ड्राइवर केदारनाथ सिख चौकीदार से भी ज्यादा फुर्तीला था। उसने आओ देखा न ताओ मुझे कर तालू जीप में बिठाया और आनंद फानंद रवाना हो गया। रास्ता कच्चा था, जीप भी ऐसी नई नहीं थी। जबरदस्त अचकोले लग रहे थे। केदारनाथ कदरे बातूनी शख्स था और यह बात मेरे हक में जाती थी। इसे मेरे बारे में जानने या कुछ पूछने का वक्त ही नहीं मिल रहा था। उसने मुझसे चौकीदार वाला सवाल ही पूछा था। कहने लगा, तुम्हारे साथ तो जनाना नरस भी आ रही थी, शायद पत्नी थी तुम्हारी, वो नहीं आ सकी, कल या परसों आ जाएगी। सरदार साहब नाराज होंगे, तुम पहले ही कोई अच्छा सा बहाना सोच लो। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं इनको नाराज नहीं होने दूंगा। मैंने गैर महसूस तौर पर अपनी कमीज के नीचे पिस्तौल को टटोलते हुए कहा। केदारनाथ की बातों से पता चला कि मुझे गलती से अकबर अली समझा जा रहा है, जो बतौर मुलाजिम फरीदकोट से यहाँ आने वाला था। उसे यहाँ सरदार अवतार के 90 साला बीमार बापू की देखभाल करना थी। साथ में उसकी बीवी सुरैया भी आ रही थी। सुरैया भी फरीदकोट के सिविल अस्पताल में बतौर नर्स काम करती थी। अकबर अली भी सिविल अस्पताल में बतौर मेल नर्स मुलाजमत कर रहा था, मगर अब मुलाजमत छोड़ चुका था और प्राइवेट काम करता था। अकबर और उसकी बीवी सुरैया को यहाँ तरशोला में सरदार अवतार की हवेली में 1 महीना गुजारना था और उसके बूढ़े वालिदैन की देखभाल करना थी। इसके लिए सुरैया ने अस्पताल से 1 माह की छुट्टी ली थी। सुरैया को इस काम के लिए करीबन 8,000 और अकबर को 10,000 मुआवजा मिलना था। यह भी इम्कान था कि अकबर को यहाँ मुस्तकिल मुलाजमत मिल जाएगी। ये सारी मालूमात मेरे लिए मुफीद साबित हो सकती थी, लिहाजा मैंने इन्हें अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया। इसके साथ साथ सारे मुतवक्का सवालों के जवाब भी तैयार कर लिए। ताहम हैरत अंगेज तौर पर अगले करीबन 48 घंटे तक मुझे इनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं देना पड़ा। तरशोला नुमा गाँव था, कच्चे पक्के दोनों तरह के मकानात मौजूद थे। गुरुद्वारे की इमारत और इस पर लहराते हुए झंडे दूर ही से नजर आ जाते थे। जो दूसरी चीज नजर आती थी वो सरदारों की हवेली थी। इसके 2 हिस्से थे, एक तो मुकम्मल गारे मिट्टी का था, दूसरा जो यकीनन बाद में बनाया गया था ईंटों का था। इसके प्लास्टर पर नक्शो निगार भी बनाए गए थे। हवेली के सारे रंग बिरंगे तांगे और ताजा दम घोड़े खड़े थे। कई तांगों की निशिस्तों के इर्द गिर्द रेशमी पर्दे भी तने हुए थे। जैसा कि बाद में मालूम हुआ, ये तांगे सरदारों की बापर्दा औरतों के लिए आने जाने के लिए इस्तेमाल होते थे। हवेली के फाटक से बाहर एक बहुत बड़ी जहाजी चारपाई पर 6-7 मुसल्ला अफराद बैठे आने जाने वालों को घूर रहे थे और चने फांक रहे थे। ये यहाँ के मुहाफिज थे। केदारनाथ को देखकर फाटक खोल दिया गया। वो मुझे तेजी से हवेली के वसी अहाते में ले गया। हवेली के 2 हिस्से थे, एक जनाना और दूसरा मर्दाना। ये मर्दाना हिस्सा वही था जो ईंटों से बना हुआ था। केदारनाथ मुझे लेकर जनाना हिस्से की तरफ गया, ताहम मेरे अंदर जाने से पहले उसने पर्दा करवा दिया। हम एक तवील बरामदे में से गुजरकर एक कुशादा कमरे में पहुंच गए। कमरे में फेनाइल और स्पिरिट की हल्की सी बू थी। एक शानदार पलंग पर एक शानदार बूढ़ा सरदार चित लेटा था। उसका झुर्रियों भरा चेहरा देखकर ये बताया जा सकता था कि वो अपनी उम्र का सफर तकरीबन मुकम्मल कर चुका है और अब सुबह के दिए की तरह किसी भी वक्त बुझ सकता है। उसका रंग बेहद गोरा चिट्टा और आंखें सब्जी माइल ब्राउन थी। उसका कद काट देखकर अंदाजा हो जाता था कि वो किसी वक्त बड़ा दबंग शख्स रहा होगा। उसके सराहने एक तपाई पर बहुत सी अंग्रेजी और देसी दवाएं पड़ी थी। एक तरफ हाजत वगैरह के लिए खास तरह की कुर्सी पड़ी हुई थी। केदारनाथ ने कहा, बापूजी के सराहने घंटी का बटन है, इस घंटी का बहुत ध्यान रखना। बापूजी बहुत धीमी आवाज में बात करते हैं, कान लगाकर सुनना पड़ती है। फिर केदारनाथ ने एक छोटा सा दरवाजा खोला और बोला, यह तुम्हारे आराम करने का कमरा है, लेकिन तुम्हें रात को 2-2:30 बजे के बाद सोना पड़ेगा, क्योंकि बापूजी भी इसी वक्त सोते हैं। चंद जरूरी हदायत देने के बाद करीबुल मर्ग सरदार को मेरे हवाले करने के बाद केदारनाथ बाहर चला गया। मैंने ध्यान से बुजुर्गवार को देखा। उन्होंने इशारे से मुझे करीब बुलाया। उनकी बात सुनने के लिए मुझे अपना कान उनके दांतों और सफेद बुराक दाढ़ी के बिल्कुल पास करना पड़ा। ज़ईफ अफराद अमूमन साफ नहीं होते और उनके जिस्म से बू वगैरह उठती है, लेकिन बापू सरदार एक साफ सुथरा शख्स था। उन्होंने तपाई पर रखी एक दवा की तरफ इशारा किया और मुझसे कहा कि मैं 1 चम्मच पिला दूं। मैंने इस हदायत पर अमल किया। दवा पीने के बाद सरदार ने अपने होंठों की तरफ इशारा किया। पास ही एक साफ रूमाल रखा था। मैंने रूमाल से बापू सरदार के होंठ पहुंचे। उन्होंने इस बात में सर हिलाया जैसे मेरी मामला फहमी की तारीफ कर रहे हैं। 2-3 घंटे के अंदर मुझे यहाँ के अक्सर मामूलात का पता चल गया और यह भी मालूम हो गया कि मुझे यहाँ क्या करना है। मुझसे पहले राज सिंह नामी एक डिस्पेंसर बापू सरदार की खिदमत पर मामूर था। उसकी किसी गफलत पर सरदार अवतार ने उसे 3-4 दिन भूखा प्यासा रखकर एक कमरे में बंद रखा और फिर मार पीट कर घर से निकाल दिया। इसके बाद ही फरीदकोट से अकबर नामी शख्स और उसकी नर्स बीवी को यहाँ बुलाया गया था। अभी तक सरदार अवतार से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। ताम उसके छोटे बेटे हरी सिंह को
मैंने देखा था और उससे थोड़ी सी बातचीत भी की थी। उसे भी यह अंदाजा नहीं था कि उसके मुलाजमों से कितनी बड़ी गलती हुई है और वो अकबर अली के बजाय किसी और शख्स को हवेली में ले आए हैं। हरी ने भी बस इतना ही पूछा, तुम्हारी बीवी साथ नहीं आई? मैं अब तक उसका जवाब तैयार कर चुका था। मैंने कहा, छोटे सरदार, उसे छुट्टी नहीं मिल सकी, लेकिन 2 दिन बाद वो हर सूरत आ जाएगी। मैं खुद उसे ले आऊँगा ना। 2 दिन का मतलब 2 दिन ही होना चाहिए, यानी बुध के रोज़। इंशाअल्लाह जी, बुध को शाम से पहले वो यहाँ माता जी की सेवा पर होगी। हरि सिंह ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और आगे बढ़ गया। वो तीखे नकूश और शरीरे जिस्म वाला ऊंचा लंबा नौजवान था। गोरे चेहरे पर बड़ी नफीस मूंछें थी। यह ख्याल मेरे लिए बड़ा सनसनीखेज था कि सरवत का शौहर यूसुफ फारूकी यहाँ इंडिया के इस दूर दराज गाँव में एक नामी ग्रामीण सरदार की हवेली में है। वो यहाँ क्यों था? उसे यहाँ पहुंचाए जाने का क्या मकसद था? जाफर उसके लोग इसे पाकिस्तान से यहाँ लाकर क्या हासिल करना चाहते थे? ये सारे सवाल मुसलसल मेरे दिमाग को कुचोके लगा रहे थे। शुरू में मेरे और इमरान का ख्याल था कि शायद ये भी कोई फिल्मी चक्कर हो, जिस तरह नीतू की शक्ल करिश्मा कपूर और स्वीटी की शक्ल दूसरी मशहूर अदाकारा ऐश्वर्या राय से मिलती थी। शायद यूसुफ की सूरत भी किसी फिल्मी बंदे से मिलती हो और उसे चौधरी अनवर के जरिए कुशां मुंबई पहुंचा दिया जाए। लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आ रही थी। यूसुफ मुंबई में था, ना पंजाबी फिल्मों के किसी मरकज में। वो यहाँ एक खालिस देहाती इलाके में एक जागीरदार नुमाइश शख्स के पास था। मैं नहीं जानता था कि मैं इसे कैसे और कब देख पाऊंगा, लेकिन जो कुछ हुआ वो बिल्कुल अचानक और गैर मुतवक्का था। ड्राइवर केदारनाथ मेरे पास आया। वो बड़ी तेजी से बात करता था। उसकी बात समझने के लिए खूब तवज्जो देना पड़ती थी। वो बोला, अकबर भाई, तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। तुम्हारे पास धागे निकालने वाली चिमटी तो होगी? धागे निकालने वाली चिमटी? मैंने जरा हैरत से पूछा। हाँ यार, वही जिससे जख्म के टांके का धागा खींचते हैं। मैं उसकी बात समझ गया। इससे पहले जो बंदा मेरी जगह काम कर रहा था वो अपना मेडिकल बॉक्स यहीं छोड़ गया था, या शायद यह बॉक्स हवेली ही का था। इसमें बैंडेज वगैरह का सारा सामान मौजूद था। मैंने उस पर रुई और चिमटी ली और ड्राइवर केदारनाथ के साथ चल पड़ा। मुझे मरहम पट्टी का ऐसा ज्यादा तजर्बा नहीं था, लेकिन जो काम केदारनाथ बता रहा था वो तो मैं कर ही सकता था। मुंतमिल पहुंचाने वाले जख्म से बचा कुचा धागा खींचना बहुत मुश्किल काम नहीं था। इसके अलावा मैं इंजेक्शन वगैरह भी लगा लेता था। ग्लूकोज की ड्रिप उतारने और लगाने का तजर्बा भी था। केदार 15-20 कदम चलकर एक कमरे के बंद दरवाजे के सामने पहुंचा और रुकाया। वहां से उसने एक चाबी ली और मुझे लेकर हवेली के मर्दानी हिस्से में आ गया। यहाँ पुख्ता फर्श था और इस पर रंगों से नक्शो निगार बने हुए थे। किरपानों और राइफलों वाले मुसल्ला सिख मुलाजिम भी नजर आ रहे थे। केदार मुझे लेकर एक बरामदे में से गुजरा और एक अलग थलग कमरे के सामने आ गया। उसने चाबी लगाकर दरवाजे का हजमी कुफल खोला, अंदर दाखिल हुआ और मुझे भी अंदर आने का इशारा किया। मैं अंदर घुसा और दंग रह गया। मेरे सामने एक पलंग पर यूसुफ टेक लगाए बैठा था। उसकी शेप बड़ी हुई थी, ताहम कपड़े साफ सुथरे थे। एक दूसरे को देखकर हम चौंके। खासतौर से यूसुफ तो बुरी तरह चौंका। उसकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। चेहरे का रंग बदल गया। खुशकिस्मती से ये वो लम्हे थे जब केदारनाथ घूम कर दरवाजे को अंदर से चटखनी लगा रहा था। उसने यूसुफ के तासरात नहीं देखे थे। मैंने जल्दी से होंठ पर उंगली रखकर यूसुफ को खामोश रहने का इशारा किया। यूसुफ ने बड़ी तेजी से खुद को संभाला, लेकिन उसके चेहरे का रंग अभी तक बदला हुआ था। केदारनाथ ने यूसुफ की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह सरदार जी के खास मेहमान हैं। कुछ दिन पहले गुसलखाने में पांव फिसल गया था, कोहनी और मुंह पर चोट आई है। मैंने देखा यूसुफ के रुखसार पर बाईं कनपट्टी के पास अंग्रेजी हर्फ सी की तरह का जख्म था, जिस पर 5-6 टांके लगाए गए थे। जख्म मुंतमिल हो गया था, मगर 1-2 टांकों के धागे मौजूद थे। चेहरे पर जख्म का ये निशान यूसुफ की खूबसूरती को गहना रहा था। मैंने देखा यूसुफ का ये कमरा खूब सजा संवरा था। देहात की बड़ी हवेलियों में मुयस्सर आने वाली सारी आसाइशें मौजूद थी। एक तरफ टीवी भी रखा हुआ था। साइड की मेज पर मुझे एक ऐसा गिलास भी नजर आया जिसके पैंदे में बची कुछ ही शराब मौजूद थी। केदारनाथ की हदायत के मुताबिक मैं यूसुफ के करीब बैठ गया और बड़ी एहतियात से उसके मुंतमिल जख्म में से धागे खींचने लगा। मैंने महसूस किया कि यूसुफ के हाथों में अभी तक लर्जिश मौजूद है। मेरी अचानक आमद ने उसे आसाबी तौर पर हिला कर रख दिया था। इस बात का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था कि केदार की मौजूदगी में हम एक दूसरे से कुछ कह सकें। मैं धागे खींच चुका तो केदार ने कहा, साहब जी की कोहनी की पट्टी भी बदल दो। फिर वो सवालिया नजरों से यूसुफ की तरफ देखने लगा। यूसुफ ने कहा, हाँ बदल ही दो, 2-3 दिन तो हो गए हैं। मैंने यूसुफ की कोहनी की पट्टी खोली। खाल बुरी तरह छिली हुई थी। पट्टी उतारने से खून रिसने लगा। एक बात मैंने फौरन महसूस की, चेहरे का जख्म पुराना जबकि कोहनी का ताजा था। शायद जख्म 2-3 दिन पहले ही आया था। इसका मतलब था कि केदार ने झूठ बोला है। चेहरे और कोहनी की चोटें एक ही वाक़े का नतीजा नहीं थी। बहरहाल अभी इन बारीकियों में पड़ने का मौका नहीं था। 1-2 दवाएं यूसुफ के करीब ही मेज पर मौजूद थीं। काटन की पट्टी भी रखी थी। मैंने जख्म को रुई से साफ किया और ऑइंटमेंट लगाकर पट्टी बांध दी।
कुछ देर बाद हम हवेली के मर्दाने हिस्से से निकलकर वापस सनान खाने में बूढ़े बीमार बापू के पास पहुंच चुके थे। मेरे ज़हन में हलचल मची हुई थी। यूसुफ न सिर्फ यहाँ मौजूद था बल्कि जख्मी भी था। उसे एक कमरे में बाकायदा ताला लगा कर रखा गया था और अंदाजा हो रहा था कि 2-4 खास मुलाजमों के सिवा किसी को इसकी मौजूदगी का इल्म भी नहीं। उसकी चोटों से कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल था। मुमकिन था कि उस पर किसी तरह का तशद्दुद किया गया हो, या फिर हो सकता था कि उसने भागने की कोशिश की हो और ये चोटें उसे इसी सिलसिले में लगी हों। मैं जल्द अज जल्द यूसुफ से बात करना चाहता था, मगर उसके लिए कोई मौका नजर नहीं आ रहा था। यही हो सकता था कि कल या परसों फिर यूसुफ की कोहनी की पट्टी बदलने की जरूरत पेश आए और मैं उससे मिल सकूं। लेकिन यह बात भी यकीनी थी कि केदारनाथ मेरे सर पर खड़ा रहेगा और मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिल सकेगा। मेरे लिए फिल वक्त सबसे अहम मसला यह था कि कहीं मेरा भांडा न फूट जाए। कल किसी वक्त दोपहर के बाद फरीदकोट से असली अकबर अली और उसकी नर्स बीवी सुरैया यहाँ तरशोला पहुंच रहे थे। अगर मैं यहाँ रहना चाहता था तो जरूरी था कि इन्हें यहाँ पहुंचने से रोकूं। लेकिन खतरा यह भी था कि शायद अकबर अली का यहाँ हवेली से टेलीफोनिक राब्ता भी हो। ऐसे में वो यहाँ किसी को फोन कर सकता था। अगर ऐसा होता तो मैं फौरन मशकूक करार पाता और पकड़ा जाता। बहरहाल इस तरह के सारे रिस्क तो मैंने पहले ही ज़हन में रखे हुए थे।